हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। आज के इस वीडियो में अखिलेश सर आप लोगों को पढ़ाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण वियुग्म, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। एंड इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहता ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डिटेल में हम कवर करेंगे, तो इसका नेक्स्ट वीडियोज भी आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी मिलना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करता है कि उनको भी बेनिफिट हो। एंड थैंक यू सो मच इस एजुकेशन ब्रिज पर बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए। बहुत सारे कंटेंट इस पर अपलोड होने वाले हैं, उस पर वर्क चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग बात करें, उसके पहले हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानने से पहले तो यह जानना भी अति आवश्यक हो जाता है कि रैखिक समीकरण क्या होता है। हालांकि रैखिक समीकरण के बारे में लोअर क्लासेस सब पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि क्लास 6 से ही रैखिक समीकरण का आप अध्ययन कर रहे हैं। एनीवे, हम एक बार फिर आपको याद दिला देना चाहेंगे कि सरल रेखा को निरूपित करने वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है। मीन्स एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब यह हुआ, यदि किसी सरल रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु का नियामक किसी समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वह समीकरण उस रेखा का समीकरण होगा और वह समीकरण रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि वह रेखा का इक्वेशन है, उस सरल रेखा को निरूपित करता है, इसलिए उसको हम कहेंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो लोअर सेक्शन में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी देखा था। लेकिन यहाँ इन डिटेल्स हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम विचार कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि दो चर x और y में प्रथम घात का कोई भी समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करता है। मीन्स एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन टू वेरिएबल्स x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। दोस्तों, जब दो चर x और y में प्रथम घात का कोई भी समीकरण हमेशा सरल रेखा को निरूपित करता है, तो स्पष्ट है कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। मीन्स दो चर x और y में प्रथम घात के समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, जहाँ a b c बिलोंग्स टू r तथा a b इज नॉट इक्वल टू 0। a b और c वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ r का मतलब होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और कंडीशन यह भी दिया गया कि a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। c 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट a और b 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? यदि ये 0 हो जाएगा तो यह टर्म समाप्त हो जाएगा, by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में होगा, तो वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा। अगर b 0 हो जाए तो यह टर्म समाप्त हो जाएगा, यह x प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ जाएगा, तो फिर वन वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा। हालांकि वन वेरिएबल इक्वेशन होगा तो रैखिक समीकरण ही होगा, बट
टू वेरिएबल इक्वेशन नहीं रह जाएगा। तो यह टू वेरिएबल इक्वेशन रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ए और बी 0 के बराबर नहीं हो। तो स्पष्ट है कि दो चर वाले समीकरण का व्यापक रूप होगा ax + y + c = 0, जहां x और y चर हैं यानी वेरिएबल्स हैं तथा a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं मीन्स यहाँ ए बी सी बिलोंग्स टू आर, जिसका मतलब हुआ कि ए बी और सी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर के सदस्य हैं, मीन्स ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ax + by + c = 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो युग्म शब्द से ही स्पष्ट है कि यहाँ हम दो समीकरणों पर विचार करेंगे। अगर हम दो समीकरणों a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 पर विचार करें तो यही आपका समीकरण युग्म हो जाएगा, यानी समीकरण युग्म सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, समीकरण निकाय। समीकरण निकाय सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, सिस्टम निकाय दोस्तों, जब दो या दो से अधिक वस्तुएं अथवा दो या दो से अधिक पार्ट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस गाड़ी से हम लोग चलते हैं तो उस गाड़ी के व्हील, इंजन, स्टीयरिंग, ये सारे पार्ट्स एक साथ मिलकर के काम करते हैं। अगर इसमें से ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, चक्का पंचर हो जाए तो हम कहते हैं गाड़ी का सिस्टम फेल हो गया। स्वाभाविक है, गाड़ी का सिस्टम फेल होगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि सिस्टम का अर्थ क्या होता है। हिंदी में उसको निकाय बोलते हैं। तो निकाय क्या है, सिस्टम क्या है। ऐसे भी अगर आप समाचार पत्रों पर ध्यान दिए होंगे या दूरदर्शन पर समाचार सुने होंगे तो किसी जिला के आरक्षी अधीक्षक का बयान आता होगा कि चाहे इस अपराध के पीछे कोई भी सिस्टम हो, पुलिस शीघ्र पता कर लेगी। मतलब समझ गए होंगे सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो यहां सिस्टम हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम दो समीकरणों को एक साथ में ले रहे हैं। तो जब दो समीकरणों को एक साथ लेंगे तो यह सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में मोर देन टू इक्वेशंस भी हो सकते हैं, तीन समीकरण भी हो सकते हैं, चार समीकरण भी हो सकते हैं। मीन्स एट लीस्ट टू इक्वेशंस अगर हो तो उसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोल सकते हैं। तो यहां दो समीकरणों को जब एक साथ लिया जाता है तब हम इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोल देते हैं, या हम बोल देते हैं युगपत समीकरण मीन्स सिमुल्टेनियस इक्वेशन, या बोल देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस समीकरण निकाय, या हम बोल सकते हैं इसको इक्वेशन सिस्टम। इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम इक्वेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या इक्वेशन सिस्टम। तो यहां हम देख रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दोस्तों। तो रैखिक समीकरण युग्म तो समझ गए होंगे कि क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो मैं आपको सबसे पहले यह बतला दूं कि अगर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 हो तो इस समीकरण के हल पर विचार करें तो
चर x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं इस समीकरण के हल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हम x का मान 4 रखें y का मान 2 रखें तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाता है, फुलफिल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि x बराबर 4 y बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। मीन्स चर x और y के वे मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करते हैं उस समीकरण के हल कहलाते हैं। स्पष्ट है कि एक सरल रेखा पर अनगिनत बिंदुएं होते हैं और उन सभी बिंदुओं के नियामक उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसलिए रैखिक समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ रैखिक समीकरण x प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 के अनगिनत हल होंगे। मीन्स रैखिक समीकरण के अनगिनत हल हो सकते हैं। अब यहाँ हमें देखना है समीकरण निकाय का हल। हम यह जानना चाहेंगे कि समीकरण निकाय का हल क्या है, यानी सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या सॉल्यूशन ऑफ द सिमुल्टेनियस इक्वेशन। तो चर x और y के वे मान जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करते हैं इस समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। मीन्स हम अब यह कहेंगे कि चर x और y के वे मान जो समीकरण निकाय को संतुष्ट करते हैं समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। दोनों समीकरणों को संतुष्ट करने का मतलब हुआ समीकरण निकाय को संतुष्ट करना। तो चर x और y का वह मान जो समीकरण निकाय को संतुष्ट करता है समीकरण निकाय का हल कहलाता है। उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोस्तों यहाँ देखिए, अगर हम x का मान 2 रखें और y का मान 2 रखें तो यह समीकरण A फुलफिल हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन आपका यह इक्वेशन भी फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जब हम x बराबर 2 रखेंगे y बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0 होगा, जबकि आपको 2 चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि x बराबर 2 और y बराबर 2 समीकरण b को संतुष्ट नहीं करता है, जबकि समीकरण a को संतुष्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हम x बराबर 4 रख दें और y बराबर 2 रख दें तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, इससे ही समीकरण भी संतुष्ट हो जाता है, ये फुलफिल हो जाता है, बट समीकरण ए फुलफिल नहीं होता है। यहाँ हम x बराबर 4 रख दें y बराबर 2 रख दें तो 2 आ जाएगा, बट यहाँ रखें तो बात बिगड़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम x और y का मान बदलें, अब देखें अगर x का मान हम 3 रख दें y का मान 1 रख दें तो स्पष्ट है कि x का मान 3 रख देंगे y का मान 1 रखें, 3 प्लस 1 मीन्स 4, समीकरण फुलफिल हो जाता है। और यहाँ भी अगर 3 रख दें और y का मान 1 रख दें तो यह भी समीकरण संतुष्ट हो जाता है, यानी x बराबर 3 और y बराबर 1 से दोनों समीकरण एक साथ संतुष्ट हो जाता है। मीन्स x बराबर 3 y बराबर 1 समीकरण निकाय का हल होगा। यानी आप
को यह बतलाया गया कि चर x और y के वे मान जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करते हैं, यानी समीकरण निकाय को संतुष्ट करते हैं, समीकरण निकाय के हल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि समीकरण निकाय के कितने हल होते हैं और किस परिस्थिति में समीकरण निकाय के हल होते हैं। स्पष्ट है, अगर किसी समतल में दो रेखाएं दी गई हों, यानी आपका इक्वेशन नंबर 1 एक सरल रेखा को निरूपित करेगा और ये इक्वेशन नंबर 2 भी एक सरल रेखा को निरूपित करेगा। मान लेते हैं कि सरल रेखा 1 द्वारा निरूपित रेखा को L1 और समीकरण 2 द्वारा निरूपित रेखा को L2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं, अगर A1/A2 हो और ये बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं हो तब मीन्स this by this is not equal to this by this। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं L1 और L2 परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे और यह प्रतिच्छेदन बिंदु एक अद्वितीय बिंदु होगा, एक और केवल एक होगा। जैसा कि आप जानते हैं दो भिन्न रेखाएं एक से अधिक बिंदु पर कभी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। तो स्पष्ट है कि इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु अद्वितीय होगा और इस अद्वितीय बिंदु के नियामक दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करेगा, क्योंकि यह बिंदु सरल रेखा L1 पर भी है और सरल रेखा L2 पर भी है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका समीकरण निकाय होता है वो संगत होता है। समीकरण निकाय संगत या अविरोधी होता है। समीकरण निकाय संगत या अविरोधी होगा। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखते हैं केस 2। जब A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और बराबर न हो C1/C2 के, मीन्स A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ऐसी परिस्थिति में दोनों रेखाएं समानांतर हो जाएंगे, मीन्स L1 समानांतर L2। स्पष्ट है कि जब दोनों रेखाएं समानांतर होंगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, मीन्स ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जिनके नियामक दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करें। यानी समीकरण निकाय आपका असंगत समीकरण निकाय असंगत या विरोधी होगा। समीकरण निकाय असंगत या विरोधी होगा और ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, मीन्स नो सॉल्यूशन। ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि समानांतर होने की स्थिति में मैं सरल रेखाओं के समानांतर होने की स्थिति में L1 और L2 का कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जब कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो x और y का ऐसा कोई मान नहीं मिलेगा जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करे, मीन्स समीकरण निकाय को फुलफिल करे। अतः ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो। केस 3, तीसरा केस, यदि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के और ये बराबर हो जाए C1/C2 के, ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय आश्रित कहलाता है और दोनों रेखाएं ओवरलैप कर जाती हैं, यानी समपाती हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों रेखाएं ओवरलैप कर जाएंगी,
यानी L1 L2 ओवरलैप करेंगे, और जब दोनों रेखाएं ओवरलैप करेंगे तब तो निश्चित रूप से अनगिनत बिंदुएं होंगे जो दोनों रेखाओं पर होंगे। मीन्स अनगिनत तो है, निश्चित बिंदुएं होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे, और उन सभी बिंदुओं के नियामक समीकरण निकाय को संतुष्ट करेंगे। मीन्स ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय के अपरिचित रूप से अनगिनत हल होंगे। मीन्स समीकरण निकाय, ऐसी परिस्थिति में समीकरण निकाय आश्रित होता है, समीकरण निकाय आश्रित होगा। समीकरण निकाय के अनगिनत हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनगिनत हल होंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि समीकरण निकाय के कितने हल होंगे और किस परिस्थिति में होंगे। फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि समीकरण निकाय का हल कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी युगपत समीकरण को हल करने की विधियों पर विचार करेंगे, सिमुल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने पर विचार करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहिए। जय हिंद।